नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, अभी आप सबका जानकारी थोड़ा सा बढ़ने वाला है। अभी तक आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में खूब बेहतर ढंग से समझ लिया था, कहां पर है, किस तरीके से है। अब यहां पर दूसरा मोर्चा खुल चुका है। लाल सागर में जो है लड़ने के लिए जो बाब अल मंदेब है, वहां पर लगभग 14 देशों की जो सैनिक हैं वो यहां पर उतरने जा रहे हैं। सऊदी के द्वारा यह अलायंस बनाया गया है, जिसमें कि आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश भी जो है वो इसमें शामिल है। आइए आपकी जानकारी में इजाफा करते हुए आपके जो जियोग्राफी की नॉलेज है उसको भी बढ़ाते हुए यहाँ पर सारी चीजें बताते हैं। कहाँ पर है ये बाब अल मंदेब, क्या है इसका सिनेरियो, किस तरीके से ये दुनिया को प्रभावित होगा, दुनिया को ये प्रभावित करेगा, और ये जो देश पहुंचे हैं ये यहाँ पर क्या करने पहुंचे हैं, किससे युद्ध करने जो है वो पहुंचे हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सारी चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले मैप के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आप सभी ध्यान से देखें तो ये रहा आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको कि आप सभी ने बहुत अच्छे से रट लिया था कि यह पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जो है ये यहाँ पर ये गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, मैं बस इतना लिख रहा हूं। ये इन दोनों को जो है वो जोड़ता था और इसी से लगभग भारत का बहुत ज्यादा जो तेल वगैरह है, दुनिया की सप्लाई है चाइना वगैरह का, बहुत ज्यादा इससे प्रभावित था। अब यहाँ पर साथियों दूसरा मोर्चा खुल चुका है जो है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ये रहा साथियों, बाब अल मंदेब जो है ये यहाँ पर गल्फ ऑफ आदेन और रेड सी यानी कि लाल सागर को जोड़ता है, जो कि ऊपर जाकर यहाँ पर स्वेज कैनाल के माध्यम से फिर आपका मेडिटेरियन सी के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। साथियों ये रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप देखें तो ये यहाँ पर जो स्वेज कैनाल है, जिसको कि इजिप्ट को काट कर यहाँ पर बनाया गया है। इजिप्ट ने जो अपना ये एरिया था इसको काट करके इसको बनाया था। इसके पीछे का साथियों कारण था कि जब दुनिया यहाँ से जाती थी तो जैसे मान लीजिए कि इधर से किसी को जाना था, यूरोप में जाना था, तो उसको जो है इस तरीके से पूरा ये अफ्रीका घूम कर जाना पड़ता था। लेकिन वो इसके माध्यम से यहाँ पर क्या कहते हैं, बाब अल मंदेब से होता हुआ, स्वेज कैनाल से होता हुआ, मेडिटेरियन सी से होता हुआ फिर जो है वो यूरोप तक यहाँ पर पहुंच जाता था। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस तो आई होप आपको समझ में आई गई होगी। अब बात करते हैं पूरे मैटर की कि यहाँ पर ये पूरा मैटर क्या है जो यहाँ पर अब स्टार्ट हुआ है। साथियों देखिए, यह है आपका यमन और यमन में रहते हैं हूती। हूती क्या है इनके बारे में पहले मैं आपको जो है वो जानकारी देना चाहता हूं। उससे पहले कौन कौन से देश इसमें शामिल होने वाले हैं, क्या हुआ है, वो थोड़ा सा समझा देता हूं। साथियों देखिए, सऊदी अरब और 13 देश जो है वो नया समुद्री संगठन बनाए हैं, जिसमें कि इन्होंने नई संधि की है और यह संधि जो है वो सऊदी अरब के नेतृत्व में हुई है, जिसमें मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस अलायंस का जो है गठन किया गया है। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ये करंट अफेयर के लिए यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो जो लोग पढ़ने वाले होंगे वो इस नाम को याद रखेंगे। मल्टीनेशनल मैरीटाइम डिफेंस अलायंस का गठन हुआ है सऊदी अरब के द्वारा, जो रियाद में इसका मुख्यालय बनाया गया है। साथियों इसमें टोटल बात करें तो 14 देश शामिल हैं। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, यमन, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सूडान, जिबूती और सोमालिया, जो ये 14 देश हैं वो इसमें शामिल हैं। वहीं साथियों इसमें इसकी तुरंत वजह क्या है, तो 20 जुलाई को हुतियों ने सऊदी के जहाज पर समुद्री नाकाबंदी की घोषणा की। मैंने आपको एक खबर बताई थी कि यहाँ पर जो हुतीज हैं वो किस तरीके से अब यहाँ पर धमकी दिए हैं कि जो ये बाब अल मंदेब है इसको यहाँ पर डिस्टर्ब करेंगे। हुतीज के बारे में आगे आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये आगे जानकारी देख लीजिए। यहाँ पर हुतीज जो थे वो यहाँ पर कह दिए थे कि हम जो सऊदी अरब में जाने वाली जितनी भी जहाजें होंगी, चाहे वो किसी प्रकार की कार्गो हो, उसको हम यहाँ पर रोकेंगे, उनके ऊपर हमला करेंगे। इसी को देखते हुए साथियों यहाँ पर इसका गठन किया गया है। इसका घोषित मकसद क्या है, तो सिर्फ इसका रक्षात्मक मकसद है, यानी कि किसी भी देश को निशाना नहीं बनाएंगे ये लोग, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करेंगे। नए सदस्यों के लिए यहाँ पर दरवाजा खुला हुआ है, यानी कि अगर कोई और भी देश इसमें शामिल होना चाहे तो वो जो है इसमें शामिल हो सकता है। साथियों ये काम क्या करेंगे, तो इनका काम यह है कि जो भी मान लीजिए कि इधर से गल्फ ऑफ आदेन से कोई भी अगर जहाज जो है वो कार्गो जहाज अगर यहाँ पर जा रही है, तो ये जो 14 देश हैं इनकी जो सेनाएं हैं वो इसके आगे पीछे इसे लग जाएंगी
और मतलब या तो आगे पीछे लग जाएंगे या फिर कहीं कहीं उनका पोस्ट बना होगा और वो धीरे धीरे इसको जो है वो पार कराकर जो है वो फिर यहाँ पर इसको रेड सी में भेजेंगी या फिर जो रेड सी से आ रहे होंगे उनको यहाँ पर गल्फ आदेन को जो है वो पार कराएंगी। अब साथियों जो हुतीज हैं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और यहीं पर क्यों हो रहा है, क्योंकि अगली वीडियो में भी मैंने बताया था जो साथियों यहाँ पर हुतीज हैं वो यमन में ही रहने वाले हैं, उनका जो सेंटर है कंट्रोल है वो यमन में ही है। वो हुती जो है वो आपके हुती जो है वो आपके यहीं यमन में रहने वाले हैं और लगभग इसके 1/3 हिस्से पर जो है उनका कब्जा है। हुतियों का लगभग यमन के 1/3 हिस्से पर कब्जा है और साथ में लगभग 2/3 जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर वो लोग कंट्रोल रखते हैं। और साथियों इनको सपोर्ट किससे मिलता है, इनको सपोर्ट मिल रहा है आपका ईरान से। जो ये ईरान आप यहाँ पर देख रहे हैं, ईरान से जो है वो इनको सपोर्ट मिल रहा है हुतियों को। तो ये जो है अगर आप देखें ध्यान से तो ये इनका यही साइड वाला हिस्सा जो है इनके कब्जे में है और यहीं आप देखेंगे तो बाब अल मंदेब है जिसको कि ये यहाँ पर मतलब कि कंट्रोल करने का पावर रखते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये लोग रखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 2 मोर्चों पर संकट। होर्मुज तो पहले से था ही, अब यहाँ पर बाब अल मंदेब जो है वो भी हो जाएगा। साथियों स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है यह पूर्वी छोर पर है जो कि ईरान की ओर से नाकाबंदी जैसी स्थिति है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और 20% जो एलएनजी है वो यहीं से गुजरती है। सऊदी अरब के पूर्वी तट पर निर्यात पर जो है इसका सीधा असर होता है। ठीक है, अगर आप साथियों एक चीज यहाँ पर और नोटिस कर लें मैप में तो आपको आसानी होगी कि अगर आप देखें तो सऊदी अरब जो है यहाँ पर इस साइड पर्शियन गल्फ से अपनी चीजों को सप्लाई करता है और अगर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचता है तो वो फिर आपका ये रेड सी बचता है। बाकी इसके अलावा नीचे यमन है, साइड में ओमान है, इस साइड आपका कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात है, फिर इधर कुवैत है। मतलब या तो इतना सा इलाका है या फिर आपके पास इतना सा सऊदी अरब के पास इलाका है, बाकी फिर नीचे का यमन है। तो सऊदी अरब जो साथियों इसमें बहुत बुरी तरीके से घिर चुका था। अब साथियों बाब अल मंदेब की बात करें तो यहाँ पर हुतियों की सऊदी की जहाजों पर घोषित नाकाबंदी है। रेड सी स्वेज कॉरिडोर से वैश्विक समुद्री व्यापार लगभग 12 से 15% जो है पूरी दुनिया में जितना व्यापार होता है उसका 12 से 15% साथियों इसी से होता है। जो बाब अल मंदेब है इसी से गुजरता है। ठीक है, इसका नतीजा क्या है साथियों, कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल की ओर बढ़ गई हैं, मतलब जब से ये पूरा अनाउंसमेंट इनके द्वारा किया गया है। तो ठीक है, अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बाब अल मंदेब जो है इसको साथियों आंसुओं का द्वार कहा जाता है। यह भूमध्य सागर से स्वेज नहर होते हुए फिर लाल सागर होते हुए बाब अल मंदेब आता है और इसके बाद ये गल्फ ऑफ एडन होते हुए यहाँ पर हिंद महासागर में जाकर मिल जाता है। साथियों यह यूरोप और एशिया के बीच का सबसे छोटा समुद्री रास्ता है और इसी सकरी जलसंधि से होकर यह जो है गुजरता है। साथियों यह जो है मतलब कि अगर कोई भी यहाँ पर आता है, ये जो दूरी आपको दिखाई दे रही है छोटी सी, ये जो दूरी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, मैं मिटा देता हूँ बहुत घाच पाच हो गया है। तो देखिए ये जो दूरी है ये मात्र और मात्र साथियों 30 किलोमीटर ही है और ये इतनी कम दूरी है कि जिसको कि यहाँ पर हुतीज के द्वारा आराम से इसके अंदर जो समुद्री क्या कहते हैं जो समुद्री यहाँ पर बम लगाए जाते हैं उसको एग्जैक्ट मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब जो समुद्र के अंदर यहाँ पर बम लगाए जाते हैं जिसको कि क्या बोला जाता है, समुद्री एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि ये लोग यहाँ पर जो है वो अंदर अंदर उस तरीके के बम बिछा देंगे कि कोई भी अगर यहाँ से गुजरेगा तो उस पर जो है वो ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो साथियों यह जो है वो सबसे छोटा रास्ता है और मात्र इसमें जो है यमन और जिबूती के बीच में सिर्फ ये 30 किलोमीटर का ही जो है वो कॉरिडोर है। साथियों यहाँ पर लगभग 10% वैश्विक समुद्री व्यापार यहाँ से होता है। 60 से 80 जहाजें रोजाना यहाँ से गुजरती हैं। 12 से 15% जो है वैश्विक समुद्री तेल और एलएनजी का व्यापार बाब अल मंदेब के रास्ते होता है और यह 30 किलोमीटर यमन और जिबूती के बीच के सबसे सकरा रास्ता जो है वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये हुती कौन है जिनके वजह से ये पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ है, जिनके वजह से इन 14 देशों को बाब अल मंदेब में जो है वो उतरना पड़ा है। तो साथियों देखिए इसका असली नाम जो है वो अंसार अल्लाह है। मैंने इसको बहुत पहले भी बताया था, जब वीडियो में बताया था कि जब हुतीज ने ये अनाउंस किया है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं क्योंकि ये मोर्चा अब ज्यादा गर्म हो गया है तो शायद
कुछ नए लोग इस वीडियोस को देखें। तो देखिए ये जो हुतीज हैं, यह अंसार अल्लाह इनका मतलब पूरा नाम था, और पुराना जो असली नाम है वह यह उत्तर यमन में सादा प्रांत के जैदी सिया समुदाय से जुड़े सशस्त्र राजनीतिक आंदोलन में जो है कि इसको पहले इन्होंने स्टार्ट किया था। यानी कि ये लोग अपने कल्चर को बचाने के लिए यहाँ पर अपना एक ग्रुप बनाए थे जिसका नाम था अंसार अल्लाह। साथियों, यह जैदी सिया यमन की आबादी के करीबन 35 से 40% ये लोग हैं, और सदियों तक उत्तरी यमन पर राज करने वाला इमामत 1962 में जो है वो खत्म हो गया। साथियों, 1990 में उत्तरी दक्षिण यमन एकीकरण के बाद जैदी हाशिए पर गए और सऊदी प्रेरित जो सलाफी प्रभाव है उसके खिलाफ प्रतिक्रिया के में यह पुनरुत्थान आंदोलन जो है वो शुरू किया गया। यानी कि इनका जो सऊदी के द्वारा एक तरीके से दूसरी समुदाय को, मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो, कि सऊदी के द्वारा एक दूसरे कल्चर को प्रमोट किया जा रहा था, जिसको बचाने के लिए जो ये यहाँ पर जैदी सिया हैं, इनकी संख्या जो पूरे यमन में है लगभग 35 से 40% ये है। तो ये अपने कल्चर को बनाने के लिए, बचाने के लिए साथियों, ये यहाँ पर इस तरीके से जो है वो अपना क्या कहते हैं संगठन जो है वो बनाते हैं और आंदोलन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 1980 के 90 के दशक में जो यहाँ पर बिलीविंग यूथ था, स्टडी ग्रुप के रूप में शुरुआत हुआ, और बाद में साथियों हुसैन अल हूती जो कि इसके फाउंडर हैं, हुसैन अल हूती, और यही हूती जो है इनके नाम का, यह इनका नाम पड़ा है हूती। तो इन्हीं के नाम लास्ट को लेकर जो है सरनेम एक तरीके से कहा जाए तो उसको उठाकर यहाँ पर इस ग्रुप का नाम पड़ गया हूती। इसके नेतृत्व में सशस्त्र आंदोलन को जो में बदल गया, और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह मॉडल से प्रभावित है। अमेरिका इजराइल विरोधी नारा इनकी जो है वो पहचान है। यानी कि इनको जो सपोर्ट मिलता है वो ईरान की तरफ से मिलता है, या अमेरिका इजराइल से जो है वो इनकी भी दुश्मनी है, यह भी उनको पसंद नहीं करते हैं। अब साथियों मुख्य तथ्य समझिए, इसके जो संस्थापक हैं वो हैं हुसैन बदरुद्दीन अल हूती, जिनके नाम पर यह हूती ग्रुप पड़ा। शुरुआत इसकी 1990 के दशक में सादा प्रांत में हुई। जैदी सिया पुनरुत्थान के लिए जो है इसको जो है कि गठित किया गया। वहीं ईरान हथियार और प्रशिक्षण देता है। वहीं वर्तमान नियंत्रण सना सहित उत्तरीय यमन पर बड़ा हिस्सा जो है, लगभग 1/3, मैंने आपको बताया कि लगभग 1/3 पूरे यमन का हिस्सा जो है वो इनके कंट्रोल में है। इनकी साथियों राजधानी सना है, और यहाँ पर लगभग 2/3 जो पॉपुलेशन है पूरे यमन की, उसके ऊपर इनका जो है वो कंट्रोल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुतियों के बारे में तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब इनके आंदोलनों की समय रेखा बताते हैं, कब कब ये स्टार्ट हुआ। तो साथियों 1980 में बिलिंग यूथ समूह की शुरुआत हुई, जो जैदी पहचान पुनर्जीवित करने का प्रयास था। उसके बाद 2004 में साथियों सरकार से टकराव में संस्थापक हुसैन अली हूती जो थे, जो इसके संस्थापक थे, उनकी हत्या हो गई, और इसके बाद यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह जो है वो स्टार्ट हो गया। साथियों 2011 से 14 में अरब स्प्रिंग के दौरान विस्तार 2014 में राजधानी सना पर जो है वो इन्होंने कब्जा कर लिया। यानी अपने आप को बढ़ाते बढ़ाते 2014 में जो इसकी राजधानी थी सना, उस पर ये लोग कब्जा कर लिए। 2015 में साथियों सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन का सैन्य हस्तक्षेप हुआ और यमन में गृह युद्ध वैश्विक बन गया। यानी कि इसके बाद 2014 के बाद जब इनका कब्जा हो गया तो 2015 में सऊदी अरब का जो है नेतृत्व वाला एक गठबंधन जो है वो इसमें हस्तक्षेप करता है, जिसके बाद यह यमन में गृह युद्ध जो है वो बन जाता है। उसके बाद साथियों 2023 में इजराइल हमास युद्ध के बाद रेड सी में जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से ये लोग हमला स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनको जो है वो ईरान समर्थन देता है। और 2026 में सऊदी अरब के जहाजों पर नाकाबंदी ये घोषित करते हैं, और मल्टीनेशनल गठबंधन का जो है वो यहाँ पर जन्म होता है। अगर आपको और डिटेल में इस पूरे ईरान के बारे में और इनके संबंधों के बारे में समझना हो तो आप वो वीडियो जो है वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। अब साथियों बात करते हैं कि अगर यह रास्ता बंद होगा तो जहाजों को अफ्रीका से घूमकर जाना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पर इस रूट को देखें तो आपको समझ आएगा साथियों कि यह कितना बड़ा जो है वो रास्ता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि चाइना के
दलियान करके एक जगह है, वहां से अगर कोई जहाज यूरोप के यहाँ पर रोटरडैम जो नीदरलैंड में है वहां पर जाना चाहता है, तो अगर ये बाब अल मंदेब पूरा खुला हुआ है और वो इस रूट का प्रयोग करके जाएगा तो वो लगभग 48 दिन के अंदर साथियों 20,500 किलोमीटर की दूरी टोटल पड़ेगी उसको बाब अल मंदेब से होता हुआ स्ट्रेट ऑफ क्या कहते हैं स्वेज कैनाल से होता हुआ ये आराम से मेडिटेरेनियन सी होता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। लेकिन साथियों अगर ये रूट क्लोज हो गया तो इसके बाद अब इसको यहाँ पर इंडियन ओशियन होते हुए जो ये केप ऑफ गुड होप है यानी कि पूरा अफ्रीका यहाँ पर घूमते हुए और इसके बाद जो साथियों अटलांटिक ओशियन होते हुए फिर जो है इसको यहाँ पर नीदरलैंड जाना होगा। और इसमें साथियों लगभग यह जो दूरी टोटल पड़ेगी ये 27,000 किलोमीटर हो जाएगी और जो एस्टिमेटेड टाइम है वो लगभग 57 दिन का यहाँ पर हो जाएगा। वहीं साथियों मैं अगर अन्य उदाहरण आपको समझाऊं तो देखिए सामान्य रास्ता जब स्वेज और बाब अल मंदेब से अगर कोई मुंबई के पोर्ट से कोई जहाज निकलता है लंदन के लिए तो उसको जो साथियों समय लगता है जो दूरी उसको तय करनी होती है लगभग 6,280 किलोमीटर मान लीजिए कि उसको जो है समुद्री मील जो है उसको दूरी तय करनी होती है 6,280 समुद्री मील उसको दूरी तय करनी होती है। वहीं अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो लगभग यहाँ पर मुंबई से लंदन उसको जाने में लगभग 10,702 समुद्री मील दूरी जो है वो यहाँ पर तय करनी होगी। वहीं साथियों बाकी मैंने यहाँ पर खाड़ी से रोटरडैम अगर जाने में 19 दिन लगता है तो वहीं यहाँ पर खाड़ी से रोटरडैम जो कि नीदरलैंड में है वहाँ पर पहुँचने में लगभग 35 दिन लगेगा यानी कि लगभग 14 से 16 दिन की यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाएगी। अब साथियों इसका असर जो है वो किस पर पड़ेगा तो पहला तो दूरी करीबन 3,000 से लेके 6,000 नॉटिकल माइल की जो अतिरिक्त दूरी है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। इससे ईंधन खर्च होगा, यात्रा में लगभग 10 लाख डॉलर का अतिरिक्त जो है वो ईंधन खर्च हो जाएगा। फिर जहाज का बेड़ा ज्यादा दिन तक व्यस्त रहने से क्षमता यहाँ पर घट जाएगी। अब मान लीजिए कि कोई अगर यहाँ पर कोई 19 दिन के अंदर आ जा रहा था, अब यहाँ पर 19 दिन बढ़ ही जा रहा है, लगभग मान लीजिए 15 से 16 दिन बढ़ रहा है, तो सोचिए कि लगभग जो जहाँ पर इसमें एक बार जाएगा उतने में तो लगभग वो फिर रिटर्न भी चला आएगा वहां से, तो यहाँ पर जो उसके व्यस्त हो जाएंगी जो शिप्स हैं वो ज्यादा व्यस्त हो जाएंगी। अब साथियों समय की बात करें तो हर यात्रा में 10 से 20 दिन ज्यादा लगेगा। युद्ध क्षेत्र बीमा प्रीमियम को बढ़ा देगा, यानी कि कोई भी जहाज जाना नहीं चाहेगा, बिना इंश्योरेंस के कोई जाएगा नहीं, और इंश्योरेंस की जो कीमतें हैं वो यहाँ पर बढ़ जाएंगी। और खराब होने वाला जो माल होगा जैसे कि फल हो गया, दवाई हो गया, जो वैक्सीन हो गया, ये समय पर न पहुंचने से जो है वो इनको भी यहाँ पर नुकसान होगा। ठीक है, तो ये पूरा जो रूट था वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि इससे क्या क्या होगा। बाकी ये कुछ रास्ते हैं जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर चलते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा इनको आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है वो देख सकते हैं। हम इसको जो है समझाने वाले नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आर्थिक असर की। तो साथियों देखिए किन किन चीजों पर असर पड़ेगा या फिर महंगा होंगे। तो सबसे पहले कच्चा तेल कीमतें लगभग 90 डॉलर प्रति बैरल की ओर हैं। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर यहाँ पर वैश्विक चिंता बनी हुई है। साथियों मैंने आज शायद शुरू में आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोला है कि नहीं बोला है, अब मुझको याद नहीं आ रहा है, मैं फिर से बोल देता हूं अगर नहीं बोला हूं तो, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलता हूं जिस वीडियो में आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मतलब मैं चाहता तो नहीं हूं कि हर वीडियो में बोलूं आपका समय बर्बाद हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है वो सब्सक्राइब करते नहीं है तो हमको बोलना ही पड़ता है। तो आप शायद याद आ जाता है आपको, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए कितनी गर्मी हो रही है उसके बावजूद आपके लिए वीडियो और कंटेंट जो है वो बना कर ला रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस मेहनत की प्रोत्साहन के लिए। ठीक है, बाकी आगे आपकी मर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों देखिए जो कच्चा तेल है उसकी कीमतें आप सभी को पता है, क्रूड ऑयल की यहाँ पर लगभग 90 डॉलर प्रति बैरल की ओर बढ़ चुकी हैं। वहीं शिपिंग फ्रेट रेट जो प्रमुख रूट हैं उनका भाड़ा दोगुना से भी ज्यादा होने का इतिहास पहले से रहा है। बीमा प्रीमियम बढ़ेंगे, कंटेनर जहाजों की कमी होगी, बंदरगाह जाम होंगे और उपभोक्ता को कीमतें भी यहाँ पर महंगी मिलेंगी, क्योंकि अब वो इतना बड़ा रूट केप ऑफ गुड होप को घूमता हुआ जब जाएगा तो फिर उसके पास जो है वो तेल ज्यादा जलेगा, उसके जो चलाने वाले चालक दल हैं उनका खर्चा बढ़ेगा, तो सब जब बढ़ेगा तो कुल मिला जुला कर यहाँ पर जो सामान सस्ते में पहुंचना था वो अब उस पर और वो टैक्स जुड़ जाएगा। अब साथियों भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले भारत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल और गैस की खाड़ी
माफ करिएगा गैस खाड़ी देशों व रूस से इसी कॉरिडोर से मंगाता है, वहीं ढुलाई महंगी होने का सीधा असर घरेलू ईंधन की कीमतों पर पड़ सकता है। खैर भारत में क्या ही पड़ेगा, भारत के तो मतलब समझे में नहीं आता है कौन पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं और कौन रोड मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पर जो है वो लोग क्या कर रहे हैं कि तेल की कीमतें तो घटी हैं। जब यहाँ पर $120 प्रति बैरल पहुंचा था तेल क्रूड ऑयल, तब भी जो है वही सेम प्राइस पे ये लोग पहुंचा दिए थे इलेक्शन खत्म होने के बाद। अब जबकि ये $90 प्रति बैरल पे भी आ गया है और ये घटकर फिर से जो है वो $70-75 प्रति बैरल पे भी आया था। उस समय भी ये लोग तेल की कीमतें घटाए नहीं थे। और हमारे यहाँ जो लोग हैं, कुछ ऐसे अंधभक्त भी हैं कि अगर सवाल पूछ दिया जाए तो फिर हम लोग देश विरोधी हो जाएंगे। मतलब अगर कोई सवाल पूछ दे सरकार से कि तेल की कीमत जो है जब घटी है तो आप तेल की कीमत क्यों नहीं घटाए हैं, तो उसको भैया देश विरोधी यहाँ पर घोषित कर दिया जाएगा कि आप देश से जो है वो सवाल पूछ रहे हैं, आप हिंदुओं को खतरे में डाल रहे हैं। ठीक है। वहीं साथियों यूरोप के होने वाला भारतीय निर्यात जो है, जिसमें जैसे कि टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स और जो केमिकल्स हैं, यह लंबे रूट से भेजने वाली डिलीवरी में देरी और भाड़ा बढ़ने का भी खतरा है। आप सभी को पता है यूरोप के अंदर भारत टेक्सटाइल भेजता है, इंजीनियरिंग गुड्स भेजता है और केमिकल्स दवाइयां वगैरह भी भेजता है। तो ये इसी रूट से जाती हैं और अगर ये बंद होगा तो फिर इनका भाड़ा भी बढ़ेगा और जाने में भी देरी होगी। साथियों मुंबई लंदन जैसे रूट पर लगभग 4,400 नॉटिकल मील अतिरिक्त दूरी का सीधा मतलब है कि ज्यादा समय और ज्यादा लागत होगा। भारतीय नौसेना पहले से ही रेड सी यानी कि गल्फ ऑफ आडेन के क्षेत्र में व्यापारी जहाजों की सुरक्षा यानी कि गश्त जो है वो एस्कॉर्ट मिशन करती रही है। यानी कि भारतीय नौसेना पहले से ही यहाँ पर जो है ये है एस्कॉर्ट करने का काम जो है वो भारतीय सेना करती रही है। और ये जो 14 देश भी उतर रहे हैं ये अभी बस एस्कॉर्ट करने के लिए ही उतर रहे हैं, ये नहीं किए जा रहे हैं यमन को खत्म करने या फिर ईरान से युद्ध लड़ने। ठीक है। बाकी साथियों बंगाल और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश गठबंधन में शामिल हैं। क्षेत्रीय कूटनीति और आपूर्ति श्रृंखला दोनों पर जो है वो नजर यहाँ पर जरूरी है। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया कि भारत के लिए क्या जरूरी है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। अब गठबंधन में कौन है और कौन नहीं है और क्या अहम है, तो सबसे पहले समझिए 14 देशों में कौन शामिल है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। वहीं साथियों यहाँ पर बाहर या फिर पहले से मौजूद यहाँ पर कौन कौन है, तो यूएई और ओमान ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किया है। यानी कि देखिए ओमान जो है वो मैक्सिमम टाइम आप अगर देखें तो वो न्यूट्रल ही रहने का ट्राई करता है, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह करते हैं। तो ये मतलब एक तरीके से देखा जाए तो गल्फ में एक न्यूट्रल देश बचता है जो कि किसी भी पक्ष में नहीं जाता है। अगर आपने देखा हो तो ईरान वाले में इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध में यही जो है वो मध्यस्थता कराने के लिए बीच में आ रहा था। बाकी यूएई को देखना होगा कि वो हस्ताक्षर कब करता है। वहीं समान सुरक्षा हित होने के बावजूद भी, क्योंकि इनके भी जो है जो जितने भी क्या कहते हैं कि गुड्स वगैरह हैं वो इसी से होकर जो है वो जाते हैं। वहीं साथियों ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन स्पाइट्स मिशन पहले से ही रेड सी में सक्रिय किए हुए हैं। यानी कि यूरोप के जो देश हैं वो यहाँ पर स्पाइट्स मिशन जो है पहले से ही यहाँ पर चला रहे हैं। और नए गठबंधन से इसका तालमेल अभी स्पष्ट नहीं है कि जो ये नया गठबंधन सऊदी अरब के द्वारा बनाया जा रहा है इससे इन लोगों का कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। वहीं साथियों अमेरिका का ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जो है 2023 से एक अलग है और यह पहले से ही चला आ रहा गठबंधन रहा है। यानी कि यहाँ पर अमेरिका के द्वारा भी एक जो है वो मिशन चलाया जा रहा है। वहीं गठबंधन का दरवाजा नए सदस्यों के लिए अभी भी खुला रखा गया है। यहाँ पर अभी भी अगर कोई देश जो है वो इस मिशन में शामिल होना चाहता है तो वो यहाँ पर शामिल हो सकता है। अब आगे देखना होगा कि जो ये युति है इनकी नाकाबंदी का अमल में ये लाते हैं या फिर सिर्फ ये धमकी बनकर रहती है। वहीं नया गठबंधन असल में कोई नौसैनिक गश्त शुरू करता है या सिर्फ जो है वो कागजी ढांचा बनकर ही रह जाता है। क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं जो यहाँ पर शामिल हुए हैं ये मतलब उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, पीछे जो है वो देखा गया है। वहीं तेल की कीमतों और वैश्विक फ्रेट रेट अगले कुछ हफ्तों में किस दिशा में जाती हैं यह भी देखना होगा। और यूएई और ओमान जैसे बड़े खाड़ी देश गठबंधन से जुड़ते हैं या फिर ये लोग दूरी अभी भी बनाए रखते हैं। साथ में भारत जैसा बड़ा आयातक देश पर ईंधन शिपिंग लागत पर असर कितना गहरा होगा, इन सारी चीजों को अब जो है वो देखना होगा। आई होप आपको मैंने सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में समझा दी। आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर मैंने पहले सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका जो भी अपना राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।